लोगों ने हाथ में लिया कानून। खबर जहानाबाद की है, जहां ग्रामीणों की पिटाई से घायल युवक की मौत हो गई है। दरअसल महिला से प्रेम प्रसंग के मामले में बीते 29 सितंबर को ही ग्रामीणों ने एक युवक की पिटाई की थी, जिसे इलाज के लिए पटना के पीएमसीएच ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मामला जहानाबाद के शुक्राबाद के फौलदापुर गांव का है। मृतक मोहम्मद नसीम के पिता के बयान पर 2 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, लेकिन सवाल है कि आखिर इस तरह मॉब लिंचिंग पर रोक कैसे लगे। कानून के रखवाले तोड़ रहे कानून। तस्वीरें दानापुर की हैं, जहां चोरी के आरोप में नाबालिग की पिटाई का मामला सामने आया है और पिटाई का आरोप किसी और पर नहीं बल्कि आरपीएफ सब इंस्पेक्टर इकबाल अंसारी पर लगा है। आप तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं कैसे मोबाइल चोरी के आरोप में मासूम की बेरहमी से पिटाई की जा रही है। यह कानून के रखवाले ने ही कानून की धज्जियां उड़ाते नजर आए। मासूम को इतना पीटा गया कि उसके कमर की हड्डी टूट गई। बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चोरी के आरोपी की पिटाई। बोकारो के चास में दिन दहाड़े एक घर में चोरी की कोशिश कर रहे एक युवक को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया, जिसके बाद उसकी जमकर पिटाई कर दी। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ के चंगुल से आरोपी को बचाया, लेकिन पुलिसकर्मियों ने भी आरोपी की पिटाई कर दी। आरोपी युवक का नाम इम्तियाज है। लोगों की माने तो वह चोरी की नियत से तारानगर के एक घर में घुसा था, तभी आसपास के लोगों ने उसे देख लिया और पकड़कर धुनाई कर दी। 100 से ज्यादा घर नदी में विलीन। सितंबर बीत गया, अक्टूबर के 4 दिन गुजर गए, लेकिन पूर्णिया के 22 अनुमंडल के लोग अब भी बाढ़ के कटाव का दंश झेलने को मजबूर हैं। यहाँ सिमलबाड़ी, ताड़बाड़ी और चनकी गांव में कटाव ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी है। हालात ये है कि लोग खुद के आशियाने पर ही हथौड़ा चलाने को विवश है। कोशिश है कि जो भी बचा सकते हैं बचा ले। लोगों की माने तो कनकई नदी से कटाव के कारण 100 से अधिक मकान नदी में समा गए हैं, लेकिन प्रशासन और जनप्रतिनिधि की ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कटाव पीड़ितों की गुहार सुनो सरकार। गंगा नदी की धारा में सब कुछ गंवा चुके ये ग्रामीण अब पतसिया गांव की इन्हीं झोपड़ियों में अपनी जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। न रोजगार का कोई जरिया है और न जीने का कोई साधन। दिहाड़ी से मिलने वाले चंद रुपयों से किसी तरह से चूल्हा जल जाता है। आंखों में बड़े बड़े अरमान लिए ये छोटे छोटे बच्चे धूल से सनी गलियों में खेलते कूदते बड़े होते हैं, लेकिन इनके सपने कभी पूरे नहीं हो पाते। कई चुनाव आए और चले गए, लेकिन न तो कोई इनका दुख दर्द बांटने आया और न किसी को इनकी फरियाद ही सुनाई पड़ती है। खतरे में टीकू नदी का अस्तित्व। अतिक्रमण और बालू के अंधाधुंध दोहन ने लोहरदगा की कलकल करती टीकू नदी का ये हाल करके रख दिया। नदी की धारा आज गंदे नाले में तब्दील हो गई है और धीरे धीरे इसका अस्तित्व मिटने के कगार पर पहुंच गया है। कभी यही टीकू नदी लोहरदगा वासियों की जीवन रेखा हुआ करती थी और इसके पानी से सैकड़ों एकड़ खेत में फसल लहलहाया करती थी, लेकिन आज नदी की जीवनदायिनी धारा विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई है। बारिश में पानी की किल्लत। सिर पर खाली बर्तन और हाथ में बाल्टी पकड़े मंजू देवी पानी की तलाश में निकल पड़ी हैं, लेकिन उनकी ये तलाश पूरी नहीं हो पा रही। ये गुमला के करंज टोली गांव का नजारा है। गांव के तमाम चापाकल खराब हो चुके हैं, तो लाखों रुपए से बनी पानी टंकी भी एक बूंद पानी नहीं दे पा रही। ऐसे में इन ग्रामीणों को मानसून में भी पानी की एक एक बूंद के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। बूढ़ी गंडक ने छीना आशियाना।
बूढ़ी गंडक नदी की तेज धारा मुजफ्फरपुर के राजरघई गांव का नामो निशान मिटाने पर तुली हुई है। ये विशाल पेड़ देखते ही देखते नदी में विलीन हो गया तो पिछले 1 महीने के दौरान गांव का एक बड़ा हिस्सा नदी में समा चुका है। दर्जनों आशियानों का नामो निशान मिट गया और रह गए ये मलबे। ऐसे में सैलाब में अपना घर बार गंवा चुके इन ग्रामीणों को एक अदद छत की शिद्दत से तलाश है। जिलाधिकारी महोदय को हमने आवेदन दिया और जिलाधिकारी पदाधिकारी को आवेदन दिया कि हमारे घोसौत पंचायत में जो 15 घर पिछले बार दह गया था बाढ़ 1 में, बाढ़ 2 में भी 4-5 घर गिर गया है, दह गया है, उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं लिया जा रहा। अपने हाथ से आशियाना उजाड़ने का दर्द। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी तबाही मचाती हुई बह रही है। मीनापुर के इन ग्रामीणों के मकान इनकी आंखों के सामने नदी की आगोश में समा गए। जो बचे खुचे घर हैं, वो भी बूढ़ी गंडक नदी के निशाने पर आ गए हैं। हालात इतने भयावह हो गए हैं कि आंखों के सामने तबाही का मंजर साफ नजर आता है। तो जिन हाथों ने कभी तिनका तिनका जोड़कर सपनों का घरौंदा तैयार किया था, वही हाथ आज अपने आशियाने की एक एक ईंट उखाड़ रहे हैं ताकि कहीं और ठिकाना बना सकें। नदी कटानी करता है सर, कटानी कर रहा है तो हम लोग घर तोड़ रहे हैं। हम लोग के जो है ना साधन जाने के लिए जरूरत पर पन्नी टांग के है, कोई उपाय नहीं है, कोई सुनता नहीं है इधर का आदमी। सौरा नदी का उग्र रूप। पूर्णिया शहर के बीचों बीच से गुजरने वाली सौरा नदी एक बार फिर से उफान पर है और आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तो बाढ़ प्रभावितों को ऊंचे ठिकानों पर शरण लेनी पड़ रही है। जिस सड़क पर कभी गाड़ियां फर्राटा भरा कर रही थी, आज पानी में डूबी उसी सड़क पर नाव चल रही है। तो काली मंदिर की ये सीढ़ियां नदी के पानी में डूब चुकी हैं। नदी का जलस्तर थोड़ा भी अगर बढ़ा तो हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। पानी में तैरता थाना। ये कटिहार के प्राणपुर थाना परिसर का नजारा है। महानंदा नदी के पानी ने प्राणपुर थाने को बंदी सा बना दिया है। चारों ओर पानी ही पानी भरा हुआ है। चापाकल तक पानी में डूब चुके हैं। यही नहीं, न थाने तक जाने का रास्ता बचा है और न ही आने का। ऐसे में प्राणपुर थाने के जवानों को ड्यूटी करने में काफी परेशानी हो रही है। तो फरियादी भी पानी के बीच से ही गुजरते हुए प्राणपुर थाने तक पहुंच रहे हैं। रोजगार की तलाश में पलायन। दूसरे राज्यों की बड़ी बड़ी बसें और बसों में भर भर कर जा रहे मजदूर। जी हां, बिहार में चुनाव है, लेकिन इस बीच रोजगार की तलाश में मजदूरों का पलायन जारी है। मुजफ्फरपुर से बसों में भरकर मजदूर दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं। इसमें अधिकांश वैसे मजदूर हैं जो कोरोना काल में घर वापस लौटे थे, लेकिन अब बता रहे हैं कि गांव पर काम है नहीं, फिर बिना कमाई के गुजारा मुश्किल हो रहा है। ऐसे में कमाने के लिए दूसरे शहरों की ओर फिर से लौटना मजबूरी है। आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो गया सर, खाने के लिए नहीं है घर पे। अगर पैसे नहीं रहेगा तो यहाँ चुनाव वोट देके क्या करना हमने, घर ही नहीं चलेगा। जब परिवार जब नहीं चल पाएगा, वो अगर पैसे होगा नहीं तो फिर कैसे होगा सर। सड़क की वजह से शादियां कैंसिल। रामगढ़ जिले के पतरातू प्रखंड और उसके आसपास की सड़कें दयनीय हालात में हैं, जिसकी वजह से आम जन की परेशानी बढ़ गई है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित नवयुवक हो रहे हैं। भरकुंडा से ओर मांझी और मोराबादी के बीच के कई गांव में शादियां टूट रही है। गांव वालों की माने तो खराब सड़कों की वजह से लड़की वाले शादी नहीं करना चाहते। लोग डरते हैं कि अगर इमरजेंसी हुआ तो फिर क्या होगा। ये हाल तब है जबकि कई साल पहले सड़क का शिलान्यास भी हो चुका है। मुकर जाते हैं कि नहीं, उधर हम लोग नहीं करेंगे, वहाँ उधर रास्ता बहुत खराब है। हम लोग को कोई किसी भी लड़का या लड़की को रिश्ता करने के लिए हम लोग को सोचना पड़ता है हम लोग का। हाईटेक हुआ पटना जंक्शन। यात्रियों के लिए एयरपोर्ट की तर्ज पर ट्रॉली में सामान ले जाने की सुविधा, साथ ही कोरोना महामारी को देखते हुए अल्ट्रा वायलेट लाइट मशीन, जिससे यात्री अपने बैग को सैनिटाइज करवा सकते हैं।
इसके साथ ही बैग रैपिंग की भी सुविधा पहली नजर में एयरपोर्ट का एहसास कराती है, लेकिन ये तस्वीरें हैं पटना जंक्शन की। पूर्व मध्य रेलवे के दानापुर रेल मंडल की ओर से प्रमुख स्टेशनों को एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित करने की कवायद तेज कर दी गई है, जिसकी शुरुआत पटना जंक्शन से की गई है। कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई। पहले जिस मोबाइल को छूने पर डांट मिलती थी, ऑनलाइन क्लास के लिए अब उसी मोबाइल पर ये छोटी सी बच्ची घंटों आंखें गड़ाए बैठी रहती है। लेकिन बच्चों के लिए पढ़ाई से ज्यादा ये खेल हो गया है। जैसे ही मम्मी की नजर हटती है, मोबाइल पर बिटिया रानी का गेम शुरू हो जाता है। ऐसे में परिजनों को भी ऑनलाइन क्लास के दौरान बच्चों के साथ बैठे रहना पड़ता है। हमारे पेरेंट्स हमें बोलते थे क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, और सवाल पूछते थे, बट अब ऐसा कुछ नहीं। और ऑनलाइन क्लास का डिसएडवांटेज कुछ यह है कि हम लोग मिडिल एज के बच्चे हैं तो हमें इतना फर्क नहीं पड़ रहा है, बट जो भी छोटे छोटे बच्चे उन लोगों का भी ऑनलाइन क्लास चल रहा है। साहिबगंज के फॉसिल पार्क में सहेजे गए थे करोड़ों साल पुराने जीवाश्म ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर डायनासोर के गायब होने की गुत्थी सुलझाने में मददगार साबित होंगे। गोंडवाना काल के ये जीवाश्म पत्थर की शक्ल में राजमहल की पहाड़ियों पर मिले थे। वन विभाग की पहल पर इनके संरक्षण और संवर्धन के लिए 11 करोड़ की लागत पर फॉसिल पार्क बनाया गया, जो जल्द ही भूगर्भ शास्त्रियों के अध्ययन का बड़ा केंद्र बनेगा। तो यहाँ पर गेस्ट हाउस और पार्क का निर्माण कर इस इलाके को इको टूरिज्म का हब बनाने की तैयारी है। पाया जाता है 157-70 मिलियन ईयर ओल्ड फॉसिल है, जिस पर जो है अभी भी स्टडी चल रही है। तो इसको बहुत जल्दी पब्लिक के लिए पूरा ओपन कर दिया जाएगा। नमस्कार दर्शकों, तो अभी हम आ चुके हैं डॉलीवुड के सबसे बड़े अभिनेता जो कि अभी ड्रग के नाम पे बहुत आगे बढ़ चुके हैं। लॉकडाउन में इंटरटेनमेंट का डोज। एक के हाथ में माइक है तो दूसरे के हाथ में मोबाइल का कैमरा। लोहरदगा की गलियों में निकल पड़ी है युवाओं की ये मस्त मौला टोली। इस गली से गुजरने वाला हर एक शख्स इनके निशाने पर है। अपनी कमाल की कॉमिक टाइमिंग के जरिए ये युवा हर किसी का दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनकी गजब की पागलपंती हर किसी को हंसते हंसते लोटपोट भी कर रही है। सब लोग पूरा बोर हो रहे हैं, तो हम लोगों को एंटरटेन करने का कुछ कोशिश कर रहे हैं। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि ड्रग्स का पूरा मामला चलता ही आ रहा है, तो हम इसमें ड्रग्स के मामले को लेके हम कुछ बहुत एंटरटेन करना चाह रहे हैं। हम इसमें डॉलीवुड को ऐड किए हैं जिससे लोग एंटरटेन हो, और बस यही हम एंटरटेन करते रहेंगे। और आशा करते हैं कि जल्दी से कोरोना का टाइम खत्म हो जाए और सब फिर से वापस वैसे ही हो जाए। रंग बिरंगी तितलियां कुदरत का नायाब तोहफा है, जिसे देख हर किसी का मन पुलकित हो जाता है। इन तितलियों को गिनने, समझने और संरक्षण के लिए देश भर में बिग बटरफ्लाई मंथ मनाया जा रहा है। इसी के तहत डूंगरपुर के सागवाड़ा कस्बे के पेशे से टीचर तितली विशेषज्ञ मुकेश पवार ने नई तितली की खोज में अहम भूमिका निभाई है। मुकेश ने नई प्रजाति की तितली की तस्वीर बटरफ्लाई रिसर्च इंस्टीट्यूट को भेजी, जहां 6 साल तक नई तितली पर रिसर्च के बाद ऐलान किया है कि ये देश की 1328वीं तितली है। आरा में खिलौनों का संसार। ये रंग बिरंगे खिलौने किसी का भी मन मोह सकते हैं। हाथ में बैग लिए गुड़िया रानी इतरा रही है तो ये मुलायम टेडी बियर मानो बच्चों को बुला रहा है। इस कमरे में एक से बढ़कर एक खिलौने का संसार समाया हुआ है। इस तरफ दिलकश नजारा है। आरा के जगदीशपुर की संस्था जन विकास क्रांति की पहल पर इन महिलाओं ने इन आकर्षक खिलौनों को अपने हाथों से तैयार किया है
आरा के गली मोहल्ले से होते हुए इन खिलौनों की डिमांड आज बड़े बड़े शहरों तक से हो रही है। यहाँ पे तो मतलब 150-200 इसका लिमिट नहीं है कि कितनी लड़की कितनी महिलाएं मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। जो कोई आती है फिर शादी होता है चली जाती हैं, शादीशुदा भी लेडीज लोग आती हैं। ताज़ा उदाहरण आप देख सकते हैं, आत्मनिर्भर बनी है, पढ़ाई लिखाई जिसका बंद होने का नौबत था वह यहाँ से प्रशिक्षण सिलाई का ले या हैंडीक्राफ्ट का ले, और उसके बाद उन्होंने इनकम का अपना स्रोत बढ़ाया और अपने माता पिता अपने परिवार के भाई को भी हेल्प कर रही हैं। बच्चों के पास लकड़ी और छोटे छोटे पत्थर हैं। बच्चे गणित को इससे समझ रहे हैं। देखिए इन बच्चों को पढ़ा रही ये टीचर बच्चों को कैसे समझा रही हैं। सुकमा के मुरतोंडा गांव में बच्चों की ये खास क्लास लगी है। खेल खेल में बच्चों को पढ़ाने का यह तरीका काबिल तारीफ है। कोरोना की वजह से मोहल्ला क्लास चलाने को लेकर सरकार ने निर्देश दिए हैं। सुविधाओं की कमी है, लेकिन टीचर अपनी समझ से बच्चों के बीच ज्ञान की अलख जला रहे हैं। पत्थर से जोड़ के बताओ तो आप 5 पत्थर निकालो, पहली और दूसरी वाले। हालत देखिए इन गलियों की। कभी ये व्यापारियों और खरीदारों से गुलजार हुआ करती थी। यहाँ से लाखों लोगों को रोजगार मिलता था। देश की नहीं दुनिया भर को कपड़ा मिलता था। लेकिन आज हाहाकार मचा है। जहां भीड़ रहती थी वहां भूत लौट रहे हैं। मुर्दा शांति छाई है। एक शब्द में कहें तो कारोबार की कमर टूट गई है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी है मजदूरों की। प्रवासी मजदूरों के लौट जाने के कारण सूरत के कपड़ा उद्योग पर गंभीर असर पड़ा है। सूरत के कपड़ा बाजार में मजदूरों की कमी के कारण कारोबार प्रभावित हुआ है। यहां तक कि सामान ले जाने और ले आने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे। ऐसे में व्यापारियों का कहना है कि मजदूरों को वापस बुलाने के लिए सरकार को जरूर प्रयास करना चाहिए। कहते हैं कि जब दिल में जज्बा हो और कुछ कर गुजरने की चाहत हो तो कामयाबी आपके कदम चूमती है। वाराणसी के नारायणपुर गांव के कुछ युवाओं ने अपनी किस्मत अपने हाथ लिखी है। अब गांव के ये युवा समाज के लिए एक नजीर बन गए हैं। पढ़े लिखे इन युवाओं ने नौकरी छोड़ गांव में मोती उत्पादन और मधुमक्खी पालन का काम शुरू किया है। तीनों ने पहले खेती की बारीकियां सीखी और घर में कृत्रिम तालाब बनाकर मोती बनाने का कारोबार शुरू किया। 50,000 से शुरू हुआ इनका व्यवसाय आज 3 लाख तक पहुंच गया है, जो लगातार बढ़ता जा रहा है। कई महीनों से लॉकडाउन के बाद अब धीरे धीरे घाटी में भी रौनक लौटने लगी है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में यूथ सर्विसेज और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने अंडर 19 वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया। इस टूर्नामेंट में सभी युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर पुलिस अधिकारी रमेश ने युवाओं की तारीफ की और कहा कि इस टूर्नामेंट से लोगों को कोरोना से बचाव के साथ साथ इन खेलों को जारी रखने का संदेश दिया जा रहा है। इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के बाद सभी युवा खिलाड़ी बेहद खुश नजर आए और अब सभी स्पोर्ट्स में देश का नाम रोशन करना चाहते हैं। कैनवास पर खूबसूरत पेंटिंग को साकार करती ये है अनंतनाग की तबिश। अनंतनाग की तबिश ऐसे तो MBBS की स्टूडेंट है, लेकिन ये पहचाने जाती है अपनी खूबसूरत पेंटिंग्स के लिए। खास बात यह है कि तबिश ने पेंटिंग्स बनाने के लिए किसी से ट्रेनिंग नहीं ली है और बचपन के शौक ने आज इन्हें कलाकार बना दिया। शुरुआत में तबिश ने अपनी पेंटिंग्स को सोशल मीडिया पर अपलोड करना शुरू किया और सोशल मीडिया पर मिली अच्छी प्रतिक्रिया से तबिश का शौक जुनून में बदल गया। अपने शौक पूरा कर खुद पर फक्र करने वाली तबिश अब जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए नजीर बन गई है। सड़क पर दंड प्रणाम कर आगे बढ़ते इस साधु को देखिए। ये उनकी कठिन साधना है, उनकी आस्था है, उनका भरोसा है, जो इस मुश्किल साधना को करने की प्रेरणा दे रहा है। सड़क पर लेट लेट कर ये जगन्नाथ धाम से 6 महीने पहले निकले हैं। इनकी मंजिल बद्रीनाथ धाम है।
सूरजपुर जिले के अंबिकापुर बनारस मार्ग पर पहुंचे साधु रामदास ने अपनी कठिन साधना की वजह भी बताई, वो सुनिए। भगवान जो है सो मैंने कि दंड प्रणाम का प्रभावित विश्व कल्याण के लिए यानी कि चले हैं जगन्नाथ से, भगवान की कृपा से, और भगवान की कृपा से बद्रिकानाथ तक चलना है उन्हीं की कृपा से। तो सुना आपने, विश्व के कल्याण के लिए भला ऐसी कठिन साधना कौन करेगा। ये रामदास जैसे साधु ही हैं जिनका मकसद ही जगत की भलाई है।